मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए कारवा बनता गया। ये लाइनें जिनके किरदार पे बिल्कुल फिट होती है, जचती है, ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद है और वो है श्री महेंद्र पाटीदार। वे प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं और पाटीदार समाज के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मालवा के कद्दावर नेता है, किसान नेता है और लंबे समय से नीमच मंदसौर संसदीय सीट पर उनका मूवमेंट है। उन्होंने इस क्षेत्र में कई आंदोलन खड़े किए हैं, किसानों की लड़ाई लड़ी है। चाहे मंदसौर का गोलीकांड हो, उसकी एक लंबी लड़ाई नीमच से भोपाल और दिल्ली तक उन्होंने लड़ी है। वे एक जुझारू नेता है। वे हमारे साथ मौजूद है और इस समय मध्य प्रदेश के अंदर जो घटनाक्रम चल रहा है और जिस तरह से सियासी पारा मध्य प्रदेश का चढ़ा हुआ है, इन तमाम मुद्दों पे हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर ये चल क्या रहा है। महेंद्र जी, मध्य प्रदेश के घटनाक्रम से आप वाकिफ़ हैं। 3 मार्च से ये पूरा ड्रामा, सियासी ड्रामा जो शुरू हुआ है और जैसी खबरें आ रही है, कोई कह रहा है ये ऑपरेशन लोटस है, कोई कह रहा है ये ऑपरेशन होली है और ये कमलनाथ सरकार को गिराने की तैयारी है। क्या कहते हैं आप, क्या कहना है इस पूरे घटनाक्रम पे आपका? भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 15 साल तक मध्य प्रदेश में शासन करके, साथ ही विगत 7 साल से केंद्र में सरकार है, इन्होंने अनाप शनाप पैसा कमाया है, काला धन कमाया है, करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठे करे हैं। उससे ये हार्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं मध्य प्रदेश में। पर चूंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी एक सक्षम, जुझारू और अनुभवी नेता है और आज की तारीख में लगभग 124 विधायकों का मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को समर्थन प्राप्त है, तो इनके केवल स्वप्न रहेंगे। ये हकीकत में नहीं बदलेंगे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। महेंद्र जी, आप एक तरफ कह रहे हैं कि ये हॉर्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सरकार के विधायकों को खरीदना चाहते हैं। तो जैसा आपके नेता दिग्विजय सिंह ने बयान जारी किया था कि विधायकों को बंधक बनाया गया, लेकिन जैसे जैसे वो विधायक छूट रहे हैं, सामने आ रहे हैं, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि हमें कोई तरह का बंधक नहीं बनाया गया, ना ही हमारे साथ किसी प्रकार की ट्रेडिंग की गई। अपने मालवा में एक जैसे कहावत है कि अपनी माँ को डाकन कौन कहे, तो ये जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ की जनता ने इनको चुन के भेजा है। तो ये आप तो कह नहीं सकते कि हमको बंधक बनाया था या हम बिकने के लिए गए थे या हम बिक गए हैं। इनका जो भी मूवमेंट होगा, ये मूवमेंट इनका अब कुछ समय बाद पता लगेगा। खास करके ये बात बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में 114 विधायक तो कांग्रेस के हैं और एक निर्दलीय विधायक को हमने मंत्री बनाया हुआ है। तो हमारी सरकार को तो किसी प्रकार का कोई खतरा है नहीं, क्योंकि आप भी जानते हैं इस देश के संविधान के हिसाब से अगर एक भी वोट पार्टी के विरोध में जाएगा तो उनकी विधायकी जाएगी और जिनकी विधायकी गई वो कहीं वापस जीतने वाले में से नहीं है। तो आपको क्या लगता है जो 3 मार्च से मध्य प्रदेश के अंदर जो ये सियासी ड्रामा चला, इसके पीछे क्या नीयत लगती है आपको? पूरी भारतीय जनता पार्टी की क्या कोशिश थी? जब आप ये कह रहे हैं कि बहुमत है हमारा, हम मजबूती से खड़े हैं, 114 हमारे एमएलए, उसके बाद भी ये पूरी कवायद बीजेपी ने क्या करी है? आप ये बीजेपी की जो कवायद है वो राज्यसभा की जो 3 सीट रिक्त हुई है, उसमें से 2 सीट कांग्रेस की आ रही है, कांग्रेस के पास विधायक है, तो उनको किसी भी प्रकार से 1 सीट और प्राप्त करना है भाजपा को। वो किसी भी प्रकार से वो निर्दलीय विधायक हो, बसा सपा वाले हो, क्योंकि उनको वोटिंग देने से उनकी सदस्यता नहीं जाएंगी, तो वो उनको भी कर रहे हैं। साथ में कांग्रेस के भी कुछ हमारे साथी हैं, उनको बरगलाने की कोशिश करी है, परंतु चूंकि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने काम को अंजाम दिया है और लगभग हमारे विधायक हमारे पास वापस लौट के आ चुके हैं। इसके इतर अगर हम बात करें महेंद्र जी, तो एक चीज़ और निकल के सामने आई है कि जो असंतोष देखा गया है विधायकों में, विधायकों को मंत्री पद की जो बात देखी गई है, जैसे सुवासरा के विधायक की हरदीप सिंह डंग की बात करें तो लगातार जिस दिन से वो गायब हुए, जन्मदिन मनाने के बाद माँ का आशीर्वाद लेके निकले थे, वो कुछ इस तरह से जैसे जंग के मैदान में जा रहे हो, अब तक उनका पता नहीं चला। लेकिन जो खबरें डिलीवर हो रही है वो ये कि मंत्री बनना चाहते।
सुरेंद्र सिंह शेरा की बात आई तो मंत्री बनना चाहते हैं, एदल सिंह कंसाला की बात आई तो बोले मंत्री बनना चाहते हैं, बिसाऊलाल सिंह की बात आई तो बोले मंत्री बनना चाहते हैं। तो आखिर क्या लगता है आपको कि ये मंत्रिमंडल में जाने का हर इंसान को जो चस्का है उस पर क्या कहेंगे आप? देखो, विधायक जो भी बनेगा उसने स्वप्न देखता है मंत्री का, बहुत अच्छी बात है कि वो विधायक बने हैं, वो मंत्री बने। परंतु आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि मंत्री बनना, मुख्यमंत्री किसे मंत्री बनाए, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। उस विशेष अधिकार के ऊपर ये विधायकों द्वारा गलत परंपरा डालकर, खास करके गुटबाजी, जो गुटबाजी हो रही है, उस गुटबाजी में प्रक्षेत्र में कि हमारे विधायकों को मंत्री बनाओ, इसको मंत्री बनाओ, उसको मंत्री बनाओ, जबकि मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। मुख्यमंत्री जी क्षेत्र वाइज, जाति वाइज अपनी क्षमताओं, उनकी योग्यताओं के हिसाब से मंत्रिमंडल में लेते हैं। और जहाँ तक कुछ निर्दलीय विधायकों को है तो निर्दलीय विधायकों में एक को मंत्री बनाया है और 2-3 लोगों को और बनाया जाए। मैन जी, ये आपने जो विधायकों के मंत्री की बात कही वो भी ठीक है। एक दूसरी बात और शिद्दत से मध्य प्रदेश में उठ रही है। अब चूंकि सीएम भी कमलनाथ जी है और प्रदेश अध्यक्ष भी कमलनाथ जी हैं, तो सत्ता और संगठन का एक ही पावर सेंटर है। तो आखिर में जो कार्यकर्ता है जिसको सत्ता से रिलीफ नहीं मिलता है, तो वो कार्यकर्ता आखिर अपना दुखड़ा रोने कहाँ जाए, अपनी फरियाद किसको सुनाए? प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं है। तो अब ऐसी स्थिति में आपको नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में सीएम अगर कमलनाथ जी है तो प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होनी चाहिए? बिल्कुल, निश्चित रूप से होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने तो जैसे ही विधानसभा के चुनाव हुए थे और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि मैं दोनों चीज़ें, सत्ता और संगठन दोनों में वो नहीं कर पाऊंगा, भागीदारी, साथ ही न्याय नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं संगठन से हट रहा हूं। परंतु चूंकि हमारे जो हाई कमान है, हाई कमान ने अभी तक नियुक्ति नहीं करी है, तो उस दृष्टिकोण से उसके लिए एक बीच का रास्ता जरूर निकाला गया था कि समन्वय समिति का गठन हुआ था। समन्वय समिति का गठन हुआ था, हमारे जो प्रभारी है, राष्ट्रीय प्रभारी दीपक जी बावरिया, उनकी अध्यक्षता में 7 लोगों की कमेटी बनाई गई थी और वो सत्ता और संगठन के समन्वय का काम कर रही है और करेगी आगे। तो क्या ये समन्वय कमेटी जो बनाई गई थी, क्या आप मानते हैं उतनी कारगर है कि वहाँ तक आम कार्यकर्ता पहुँच सकता है या उनकी पहुँच में जा सकता है? जो लोग भी वो सारे दिग्गज और बड़े नेता हैं, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया को उसमें लिया गया, जीतू पटवारी जी है, मीनाक्षी नटराजन है, तो आम कार्यकर्ताओं की वहाँ तक पहुँच लगती है आपको कि वो समन्वय की बात उनसे कोई करने जाएगा? नहीं, आम कार्यकर्ता तो निश्चित रूप से जा सकता है, वो भी नेता हैं अपने अपने क्षेत्रों के, तो निश्चित रूप से उनको वहाँ पर कार्यकर्ता जाएंगे और उनकी पूछपरछ हो रही है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मैं स्वयं भी बैठता हूँ कभी कभी, तो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी हमारे कार्यकर्ता आते हैं और निश्चित रूप से हमारे मंत्री लोगों को उनको निर्देशित किया जाता है और उनके काम होते हैं। बहन जी, आप कह रहे हैं कि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी लोग आते हैं, उनको निर्देशित भी किया जाता है। आप नीमच मंदसौर संसदीय सीट पर मूवमेंट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आपने काफ़ी आंदोलन खड़े किए, आप समूचे मालवा में घूमे, किसानों के साथ रहे। तो अभी जब कमलनाथ जी की सरकार बनी और जैसा कि कहा जाता है कि भाई किसानों की सरकार है, तो क्या लगता है आपको कि क्या किसानों की ये सरकार किसानों तक वो राहत पहुंचा पाई है अभी तक? क्या ग्रास रूट पे लोग सरकार के कामों से संतुष्ट दिखते हैं? ग्रास रूट पे बिल्कुल निश्चित रूप से आपने जो प्रश्न उठाया वो सही बात है। किसान आंदोलन के समय जो हमारे किसान भाइयों पर केस दर्ज हुए थे वो लगभग 80% केस वापस हो चुके हैं। दूसरा ये है कि हम आगर जिला, मंदसौर नीमच जिला में हमने 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ कर दिया है। अन्य जिलों में मध्य प्रदेश की सरकार ने 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ किया है। उसके बाद में आप देखेंगे कि जब से कमलनाथ जी की सरकार आई है तब से कृषि में जो भी हमारी जीन्स हैं उसमें काफ़ी रेट बढ़े हैं। जो शिवराज सिंह जी बोनस दे के भी काम करते थे उससे ज़्यादा रेट हुए हैं, तो निश्चित रूप से किसानों के ऊपर काम अच्छे से हो रहा है। बहन जी, आप ये बताएं कि आप एक किसान नेता है, किसानों के बीच रहते हैं। अब एक बड़ा प्रश्न है इस अफीम उत्पादक अंचल का। यहाँ पर यदि हम अफीम कल्टीवेशन की बात करें
तो केंद्र सरकार ने मॉर्फिन परसेंटेज का नियम लागू कर दिया और कि मॉर्फिन की इतनी 4% पे आपको अफीम देनी पड़ेगी। तो अब किसानों के पास कोई पैमाना नहीं है कि कैसे देगा। तो आप ये बताएं कि इन सारे मुद्दों को लेके पूरे संसदीय क्षेत्र में कभी कांग्रेस आक्रामक ही नहीं हुई केंद्र सरकार के खिलाफ? मैं इस मामले में निश्चित रूप से मंदसौर संसदीय क्षेत्र के जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग नेता हैं और जो यहाँ के कर्ता धर्ता है उनको निश्चित रूप से इसमें दोषी मानूंगा मैं कि उन्होंने कोई मूवमेंट नहीं किया। आपने देखा होगा कि जब किसान क्रांति सेना के रूप में मैं यहाँ पर था तो किसान क्रांति सेना के रूप में हमने जो कई धरने आंदोलन दिए और 4% जो मॉर्फिन की जो बात कही गई है वो केंद्र सरकार की नीति है, वो किसान विरोधी नीति है और उसके लिए इस संसदीय क्षेत्र के जो हमारे सांसद हैं सुधीर गुप्ता जी वो दोषी हैं। हम किसान हैं, हम सोयाबीन उत्पादन करते हैं, सोयाबीन में कितना ऑयल है हमें नहीं मालूम है। इसी प्रकार अफीम में कितना मॉर्फिन है किसान को नहीं मालूम है। न ही इनकी जो लेब है वो तुरंत बताती है, जैसे दूध के में डाला जाता है तो वो बता दिया जाता है कि इतने परसेंट इसमें वो है। इसी प्रकार ऐसे कोई नीति नहीं है कि इनके पास अफीम दे दो, उसके बाद इन्होंने बता दिया 2%, इन्होंने बता दिया 5% है, 3%। तो ये तो इनके अंदर का काला धन काम है, वो यही निपटाते हैं और सुधीर गुप्ता इसमें सब प्रमुख रूप से दोषी है। मैं इसमें एक राजनीतिक सवाल भी निकलता है, उस पर भी आऊँगा, पर उसके पहले एक बात और मैं आपसे कहूँगा कि जब कभी फसल किसान के खेत में होती है तो उसका भाव रसातल और गड्ढे में होता है, लेकिन वही फसल जब व्यापारी के गोदाम में जाती है तो वो खून के आंसू रुलाती है। यही जो प्याज है ये 2 रुपये, 1.5 रुपये और 50 पैसे किलो बिकता है। कुछ समय पहले यही प्याज 150 रुपये किलो बिक रहा था। तो आपको क्या लगता है कि ये इतना वेरिएशन क्यों होता है? क्या चमत्कार होता है कि वही फसल जो एक तरफ ढोर खा रहे हैं वही फसल एक दिन 150 रुपये किलो बिकती है? तो क्या करिश्मा होता है इसमें? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि इस देश में आज़ादी से लेके अभी तक सबसे बड़ी कमी रही है कि हर व्यक्ति जो भी उत्पादन करता है, अगर माचिस उत्पादन बनाता है तो उस माचिस की कीमत तय करता है। तो किसान एक ऐसा व्यक्ति है कि वो अपनी माल, अपने उत्पादन का मूल्य तय नहीं करता, इसका मूल्य कोई और तय करता है। और इसके लिए सबसे बड़ी जमाखोरी इसके लिए बहुत बड़ी दोषी है कि माल स्टॉक कर लिया जाता है, बाद में उसका कमी बताई जाती है मार्केट में, जो पूर्ति की कमी होती है और रेट बढ़ाए जाते हैं। और ये बहुत ही दुखद बात है। आप यहाँ अफीम की बात कर रहे हो, भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा बेल्ट आप देखोगे तो ये बहुत बड़ा बेल्ट धान उत्पादक है और वहाँ पर पूसा बासमती धान किया जाता है। आज पूसा बासमती का रेट 1500 से लेकर 1800 रुपये क्विंटल है। वही बासमती चावल आपको 100 रुपये से 120 रुपये किलो। तो बहन जी, इस पूरे मामले पे आप किसान नेता हो, आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते हो? निश्चित रूप से हम समय समय पर आवाज़ उठाते हैं। हमारी सरकार को भी हमने लिखा है कि जो खास करके धान उत्पादन वालों को बोनस दिया जाए, क्योंकि 1500 रुपये और 1800 रुपये कुंटल में अगर धान बिकेगा तो किसान को कुछ भी नहीं मिलता है। हम आवाज़ उठाएंगे और उठा रहे हैं। एक जब हम अफीम की बात कर रहे थे तो आपने कहा कि इस संसदीय क्षेत्र का जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो भी बड़ा जिम्मेदार है कि अफीम किसानों के साथ इतनी ज़्यादतियाँ हो गई, लेकिन उसके ऊपर कोई आक्रामक विरोध जो है वो बीजेपी का नहीं हुआ, केंद्र सरकार का नहीं हुआ। तो आप क्या मानते हैं कि मंदसौर संसदीय सीट पर जो कांग्रेस संगठन है वो उसकी क्या स्थिति मानते हैं आप? क्या वो कार्यकर्ताओं के हित में काम कर पा रहा है या कांग्रेस की इच्छाओं के अनुरूप काम कर पा रहा है? निश्चित रूप से कांग्रेस के इच्छा अनुरूप, कांग्रेस की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से तो हर पदाधिकारी को और कार्यकर्ताओं को काम करना पड़ेगा और कर भी रहे हैं। परंतु जिस प्रकार से आंदोलन, और उसका मुख्य कारण है कि इस संसदीय क्षेत्र में मैंने ये देखा है कि यहाँ घिसे पिटे जो लोग हैं, जो 2-2, 3-3 चुनाव हार चुके हैं, पार्टी बार बार उन पर दाव लगा रही है, कार्यकर्ताओं को उनके मुंह देखना पड़ रहा है। आज भी आप देखोगे कि इस क्षेत्र की जो कमेटियां बनी हैं उसमें वही लोग लिए गए हैं। यहाँ नया नेतृत्व उभरने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए आंदोलन नहीं हुआ। जब 5.4% इन्होंने मॉर्फिन किया था
उस समय क्या हुआ, एक नीमच में धरना दे दिया है, ज्ञापन दे दिया, मंदसौर में एक धरना दे दिया, एक ज्ञापन दे दिया। वहां पर तो मंदसौर में तो ये हुआ कि 2 नेताओं ने अलग अलग ज्ञापन दिया कांग्रेस की, श्यामलाल जोगचंद और परशुराम सिसोदिया ने। जी हमारे जिला अध्यक्ष दोनों जगह गए साथ में। जब हम कांग्रेसी होकर एक साथ नहीं जा सकते हैं तो ये विडंबना का फायदा भारतीय जनता पार्टी यहाँ उठा रही है। निश्चित रूप से आप सही बोल रहे हो, आप देख रहे हो विगत 2 चुनावों से हम दोनों बार विधानसभा हारे, दोनों बार लोकसभा हारे, दोनों बार मंडी हारे, दोनों बार पंचायत हारे, दोनों बार नगर पालिका हारे, दोनों बार सहकारिता चुनाव हारे। तो ये फुट का फायदा तो उठाएगा ना कोई। तो ये कौन लोग हैं जो कांग्रेस में नया नेतृत्व नहीं उभरने देना चाह रहे हैं और वही घिसे पिटे नेता बार बार रिपीट हो रहे हैं? कौन लोग हैं जो इस काम को अंजाम दे रहे हैं? ये मैं नाम तो नहीं लूंगा, परंतु आप सभी जानते हो कि जिनके नेतृत्व में हम मर मिटने के लिए हम कांग्रेसी तैयार हैं, वो लोग हैं। साथ ही कांग्रेस का एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कांग्रेसी होना बहुत अच्छी बात है, महात्मा गांधी के सिद्धांतों को मानना बहुत अच्छी बात है, परंतु जैसे एक नौकरी का विज्ञापन निकलता है कि आपको इतनी क्वालिफिकेशन चाहिए, साथ में इतना अनुभव चाहिए। इसी प्रकार कांग्रेस में क्या है कि आपको कांग्रेसी होना चाहिए, कांग्रेस के साथ में आपको किसी भी बड़े नेता का शागिर्द होना चाहिए, पट्टा होना चाहिए। ये पट्टावाद मंदसौर संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस को नीचे ले जा रहा है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मंदसौर संसदीय क्षेत्र के अंदर वही आदमी पनप सकता है जिसका कोई आका होगा जी, कोई गॉडफादर होगा, जिसके सिर पे हाथ होगा, नहीं तो वो कार्यकर्ता अनाथ है। बिल्कुल अनाथ है। आप मेरे उदाहरण देख लीजिए। यहाँ पर इतना बड़ा आंदोलन हुआ, आंदोलन का नेतृत्व किया, पार्टी ने जो काम किया कि मेरा ऊपर कोई था नहीं, मैं किसी का पट्टा था नहीं, इसलिए मुझे टिकट नहीं मिला। आज इस मंदसौर संसदीय क्षेत्र में अगर सही टिकट बटे होते, जिसने नीमच से तैयारी करी उसको नीमच मिलता, जिसको जावद में तैयारी करी उसको जावद मिलता, जिसको मनासा में तैयारी करी उसको मनासा मिलता, जिसको मंदसौर में तैयारी करी, तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। ये विधायक जो कोई बेंगलोर जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, ये पोजीशन नहीं आती। कांग्रेस 150 से ऊपर सीटें लाती, पर पट्टावाद ने यहाँ के जो कार्यकर्ता सेकंड लाइन के जो हैं उनको खत्म करने की साजिश रची गई और सारे लोग हारे गए। आज हम प्रदेश में जाते हैं, सभी लोग पूछते हैं कि मंदसौर से किसान आंदोलन हुआ और मंदसौर में ही कांग्रेस नहीं जीती। अब इनकी तो बुराई कर नहीं सकते ना। आज बड़ी हिम्मत करके मन दुखी शुद्ध है, कमलनाथ जी के ऊपर बारंबार आक्रमण हो रहा है, सरकार को गिराने की साजिश हो रही है, तो इसलिए मुझे आज बोलना पड़ रहा है कि इसके लिए मंदसौर संसदीय क्षेत्र के जो शीर्ष नेतृत्व है वो निश्चित रूप से जवाबदार है और उन्होंने सही टिकट वितरण नहीं होने दिया और इस कारण पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। बड़ी बात कही है आपने महन जी, बिना नाम लिए आपने संसदीय सीट के बड़े नेतृत्व को जवाबदार ठहराया है। और निश्चित तौर पे एक दूसरी बात हो रही है महन जी के, एक बात लगातार उठ रही है कि जब कमलनाथ जी सरकार में आए, अब चूंकि संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ता कहता है कि हमारा कोई धनी धोरी नहीं है, प्रशासन के लोग हमारा सुनते नहीं है और जो दलाल टाइप के लोग हैं वो करप्शन में लगे हैं, तो क्या ये स्थिति आपके सामने आई है? क्या कार्यकर्ता जो है वो दुखी दिखता है आपको संसदीय क्षेत्र का? कार्यकर्ता निश्चित रूप से थोड़े बहुत तो दुखी है कि जिनकी सुनवाई नहीं हो रही है, परंतु हमारा जो नेतृत्व है, माननीय कमलनाथ जी हैं जो आज दोनों पद पर हैं, अध्यक्ष भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, हमारे प्रभारी हैं, वो एक समन्वय समितियां जैसे प्रदेश में बनी ऐसे ही 5-5, 7-7 लोगों की प्रत्येक जिले में एक समन्वय समिति होगी जो प्रशासन और आम जनता के बीच की कड़ी रहेगी और उनके काम कराएगी। और आज ये बहुत ही विडंबनाजनक बात है कि हमारे अभी पूर्व विधायक को कल थाने में धरना देना पड़ा। हमारी सरकार वहाँ नहीं सुनवाई हो रही है, तो दुखद बात। तो मतलब आप ये स्वीकार करते हैं कि जब एक पूर्व विधायक और नवकृष्ण पाटिल जैसे बड़े नेता को अपनी सुनवाई के लिए थाने में धरने बैठना पड़े, तो कहीं ना कहीं ये सरकार और संगठन का बड़ा फेल्यूर है? फेल्यूर तो नहीं कह सकते हैं, सत्ता का तो नहीं है, परंतु मैंने 100 बात की एक बात कह दी कि ये घिसा पिटा है माहौल,
सेकंड लाइन जो है उस सेकंड लाइन को कांग्रेस पार्टी को आगे लाना पड़ेगा इस संसदीय क्षेत्र में। बहुत क्लियर बात है। आज मंत्री बनने के लिए विधायक बाहर जा रहे हैं, वो गए या जा रहे हैं वो उनकी बात है, खुलेआम कुछ लोग बोल भी रहे हैं, परंतु उन लोगों का क्या कि जिनको टिकट वितरण में टिकट नहीं मिला था उनको ये बोला गया था कि आपको हम सरकार बनेगी तो आगे एडजस्ट करेंगे, निगम मंडल बोर्ड आयोग किसी में भी लेंगे, सत्ता की भागीदारी में आपका उपयोग होगा। अब वो क्या कर सकता है? आप मुस्तफा भाई, मतलब आपका कहना ये है कि विधायक तो ब्लैकमेल कर सकता है कि मैं भाग रहा हूँ, हाँ। लेकिन जिन लोगों ने पार्टी के प्रति समर्पण किया और पार्टी के झंडे डंडे उठाए, अब उनके पास तो कोई बचा ही नहीं है, सरकार में जगह मिले या ना मिले। नहीं, जगह कहाँ से मिलेगी? मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है कार्यकर्ताओं को, जितने भी वरिष्ठ जगह मिल, क्योंकि अभी तो इनको एडजस्ट करना है। कुछ हमारे मंत्रियों को इस्तीफे देंगे, उनको निगम मंडल में लेना है। तो वो बहुत है। और फिर हारे हुए, मैं एक बात बताऊं कि जिनको हमने विधानसभा में टिकट दिया, जिनको हमने लोकसभा में टिकट दिया, वो हार गए। अब उनको किस बात की सत्ता में भागीदारी चाहिए? आप जीत के तो आए नहीं हो। तो क्या वो लोग भी दावेदारी कर रहे हैं जो लोग चुनाव हार चुके हैं? आप तो पत्रकार हो, आप भली प्रकार जानते हो कौन दावेदारी कर रहा है, राज्यसभा की कौन दावेदारी कर रहा है। कई लोगों ने, कई विधायकों तक ने बोला है कि हमें राज्यसभा में जाना है? वही लोग निगम मंडल की भी दावेदारी कर रहे हैं। तो राज्यसभा की आपने बात की है बहन जी, तो मध्य प्रदेश में इस समय 58 विधानसभा सीट पे एक राज्यसभा सदस्य का चुनाव है, और अगर सारे आंकड़े उसी तरह रहते हैं जैसे कि थे तो कांग्रेस पार्टी से दो नेता राज्यसभा में जा सकते हैं। तो क्या संभावना लगती है आपको राज्यसभा के लिए? राज्यसभा के लिए तो हमारी हाईकमान ही तय करेगी, और उसके उम्मीदवार के बारे में तो मैं नहीं बोलना चाहूँगा, परंतु मैं इतना जरूर कहूँगा कि हमें 126 वोट मिलेंगे। बहन जी, हरदीप सिंह डंग जो है नीमच मंदसौर संसदीय सीट के इकलौते विधायक है, और ये पूरी पिक्चर जो बनी 3 मार्च से लेकर आज 7 मार्च हो गया, और वो 2 दिन पहले उन्होंने एक अखबार में अपनी कांग्रेस के प्रति निष्ठा का विज्ञापन छपवाया। शाम को जो है उनका इस्तीफा वायरल हुआ। अगले दिन उनके माता पिता का बयान कमलनाथ जी को संबोधित करते हुए आया कि मेरे बेटे को मंत्री बना दो। तो ये सब क्या है सीन? ये हरदीप सिंह डंग का ये जो पूरी पिक्चराइजेशन है, इसको किस तरह से लेते हैं आप? ये हरदीप सिंह डंग जी का एक नया रूप मुझे देखने को मिला। मैं जितनी बार भी मिला हूँ, विगत करीब मैं 10 वर्षों से उनके संपर्क में हूँ, 10 वर्षों से हम एक दूसरे को जानते हैं। वो एक गांधीवादी और कट्टर कांग्रेसी हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास की बात कही है, वो बिल्कुल सही बात है। विधायक है, उनके क्षेत्र के विकास की, मंदसौर संसदीय क्षेत्र के इकलौते विधायक है। संपूर्ण मंदसौर संसदीय क्षेत्र के विकास की में ज़्यादा भागीदारी उनकी होनी चाहिए, और उसके लिए लड़े, ठीक है। पर जहाँ तक मंत्री पद की बात है, तो मैं पहले भी कह चुका हूँ और बारंबार कहूँगा, चाहे वो बड़ा नेता हो, छोटा नेता हो, प्रदेश अध्यक्ष हो या कोई भी हो, मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। उस विशेष अधिकार पर किसी भी पार्टी के नेता ने, सांसद ने या विधायक ने दबाव नहीं डालने देना चाहिए। आज देखिए 3500 करोड़ रुपए का निवेश मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है, जो 15 साल में शिवराज सिंह नहीं करवा पाए। कमलनाथ जी की वो तरकीबें, वो विश्वसनीयता इस देश के उद्योगपतियों के बीच में है कि आज हमारे यहाँ निवेश आ रहा है, आईफा आ रहा है, बड़े बड़े काम हो, राम पथ गमन बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी 15 साल में नहीं बन पाई, वो काम हो रहा है, गौशालाएं खुल रही है, आप देख रहे हैं, अच्छे काम हो रहे हैं। ये थे महन जी पाटीदार, किसान नेता, जिनका मानना है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार और स्वयं कमलनाथ जी को वो 100 में से 100 नंबर देते हैं, और वो कहते हैं कि सब कुछ बेहतर तरीके से कमलनाथ जी चल रहे हैं। और महन जी पाटीदार का ये भी विश्वास है कि जो संकट कमलनाथ सरकार पे घेराया था, वो संकट अब टल चुका है, और राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस को काफ़ी मत मिलेंगे, उम्मीद से अधिक। लेकिन इन सब के साथ महन जी पाटीदार ने एक बड़ी और ख़ास बात बोली है, और उन्होंने नीमच मंदसौर संसदीय सीट का जो शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने नाम नहीं लिया अपनी बात में,
बिना नाम लिए सीधे सीधे उन्होंने निशाना साधा है और ये कहा है कि यहाँ पे घिसे पिटे पुराने नेताओं को ही रिपीट किया जा रहा है और वे यहाँ के संगठनिक व्यवस्थाओं से भी नाखुश दिखे। और उनका ये भी कहना था कि इस संसदीय क्षेत्र के अंदर सेकंड लाइन को उभरने नहीं दिया जा रहा है। जो पुराने लोग चले आ रहे हैं वही लोग मेन स्ट्रीम में है। जो नए उभरते कलाकार हैं या जो लोग ज़मीन पर संघर्ष करते हैं उनको कांग्रेस पार्टी आगे आने का मौका नहीं दे रही है। मेरे सहयोगी दीपक खताविया के साथ मुस्तफ़ा हुसैन।